नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज का दिन बेहद खास है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लास्ट और फाइनल राउंड की वोटिंग शुरू हो गई है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान शुरू हो गया है। 9 जिलों की 54 सीटों में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने करना शुरू कर दिया है, यानी वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच गए हैं। अब देखिए, जो 54 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। जिन जिलों में आज मतदान होना है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। यूपी चुनाव के अंतिम और 7वें चरण की 54 सीटों के लिए 75 महिलाओं सहित 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और शुरू भी कर दिया है, क्योंकि यह कहा गया है पहले मतदान फिर जलपान। और ये करोड़ों मतदाता इस वक्त समझ भी रहे हैं और कई जगह से अब तस्वीरें कुछ ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हालात वहां पर हैं, क्योंकि दिग्गजों का फैसला आज तय होना है ईवीएम मशीनों में। और जिन 54 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 54 सीटों पर, 9 जिलों की 54 सीटों पर, इसमें बहुत से दिग्गज भी हैं। 349 सीटों पर वोटिंग 6 चरणों में हो चुकी है। आज 54 सीटों पर मतदान होना है और इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाएगा 10 मार्च का, जब नतीजे आएंगे और कुल 403 सीटों पर जनता ने किसको चुना, जनता ने किसको नकारा, ये सबसे पहले आप देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। अमित कुमार आज मोर्चा संभाल रहे हैं वाराणसी से, साकेत सिंह भी वाराणसी में मौजूद हैं, आशुतोष सिंह वाराणसी में ही मौजूद हैं, कुंदन हमारे साथ में आजमगढ़ से मौजूद हैं और रविकांत राय हमारे साथ गाजीपुर से मौजूद हैं। आप सभी से मैं अपडेट लूंगा, लेकिन सबसे पहले अमित आप ही का रुख कर लेता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस जगह आप खड़े हैं वहां पर पीछे काफी साज सज्जा भी की गई है और 7 बज गए हैं तो मतदाता भी आ ही गए होंगे। जी हाँ, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप कहिए तो बनारस का ये सीट है, दक्षिणी जो वाराणसी का सीट है, और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा अगर प्रधानमंत्री मोदी की फंसी है तो यहीं फंसी हुई है। और यहाँ पर जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प भी है। नीलकंठ तिवारी जो कि मंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा नाराज़गी अगर किसी के साथ है तो उन्हीं के साथ है। और यहाँ पर सुबह सुबह का नज़ारा दिखाऊँगा। सबसे पहले मतदान, इसके बाद जलपान की जो बात बार बार की जाती है, और यहाँ पर 7 बजते ही अभी मतदान शुरू होने वाला है। और इससे पहले देखिए तमाम लोग, महिलाएँ और पुरुष यहाँ पर लाइन लगा कर आ गए हैं। और ये दक्षिणी नहीं है, ये कैंट है। कैंट तो इसी पे यहाँ पर, और यहाँ पर अभी वो भी आने वाले हैं, नीलकंठ तिवारी भी मतदान करने आने वाले हैं और इस इलाके पे। और सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि इस बार जो मतदान हो रहा है क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं, आपको लग रहा है सबसे बड़ा इशू क्या है? विकास। काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर आता है, आसपास ही है। जी, और बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर दिखा है। तो क्या दिमाग में जब मतदान करने जा रहे हैं? एंटी करप्शन। आप बताइए, दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अब मतदान करने जा रहे हैं सुबह सुबह? इस समय व्यापार को लेके, मतलब व्यापार सभी की इस समय दयनीय स्थिति में जा रही है, महंगाई बढ़ी हुई है। अब इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। आप बताइए क्या लग रहा है मतदान? विकास के साथ साथ हिंदुत्व भी है। विकास का हिंदुत्व भी है। आप बताइए। नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। जी, आप लोग तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्या मतदान? देखिए, विकास तो हो ही रहा है, अपने स्तर पे विकास तो हो ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि हो नहीं पा रही हैं, उस पर भी सरकार काम कर रही है, कर नहीं रही है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं। चलिए वाराणसी जी, अमित फिर मैं आऊंगा। वाराणसी में हमारे साथ में और भी लोग लगातार जुड़े हुए, उनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। साकेत जुड़े हुए वाराणसी से। साकेत, आप बताइए, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां कैसी तस्वीरें हैं?
देखिए बिल्कुल वाराणसी उत्तरी सीट पर अभी मैं मौजूद हूं और रविंद्र जायसवाल यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और 2 बार से वो यहां पर जीतते आए हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर सब दिखाना चाहूंगा यहां पर। देखिए जिस पोलिंग बूथ पर अभी हम मौजूद हैं, सुबह सुबह की ये तस्वीर है और काफ़ी सुखद तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि भीड़ आप देखिए, जो युवा हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग सुबह सुबह बूथों पर पहुंच रहे हैं। और जो पहले मतदान फिर जलपान वाली जो बात है वो यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कोविड गाइडलाइन है उसको भी यहाँ पर देखिए पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में वोटर सुबह सुबह आ रहा है, बूथों पर निकल कर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुखद है और युवा काफ़ी संख्या में है। हम एक बार कुछ युवाओं से बात भी करते हैं। आप लोग सुबह सुबह पहुँच गए वोट डालने? जी सर। क्या एजेंडा लेके आए? सर इस बार हम लोग को यूपी में कुछ बेहतर सरकार चाहिए, जैसा योगी जी ने काम किया है। हम लोग को उसी के हिसाब से हम लोग यही सोच के आए हैं कि हम लोग यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम लोग इसी सरकार चाहिए। सुबह सुबह माना जाता है युवा दिन भर वोट करते हैं, सुबह सुबह उतनी जल्दी उठते नहीं है, लेकिन उठ के आप लोग वोट बूथों पर पहुंच गए इतनी बड़ी संख्या में। क्या बोले हम? क्या मन में क्या सोचा है आप लोगों ने? युवा हैं, युवा कहते हैं कि देश का भविष्य तय करता है युवा, क्या सोच कर आए? सुबह सुबह का टाइम है, आना चाहिए सुबह सबको। देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या कुछ मन में सोच रहे हैं? हम लोग बदलाव के लिए आए हैं, नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज समाज में मोहब्बत की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं कि मोहब्बत और भाईचारा बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारे साथ में आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, वो भी वाराणसी से हमारे साथ में। देखिए वाराणसी केंद्र बिंदु बना हुआ है। आशुतोष आप बताइए कैसी तस्वीरें हैं आपके यहाँ? बिल्कुल, वाराणसी पिछले अगर 1 दशक से देखें तो यहाँ पर जो सियासत का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ से न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा एक तरीके से दांव पर लगी होती है। 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, बनारस ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। पिछली बार भी अगर हम बात करें कि 8 की 8 विधानसभा जो सीटें थी वो बीजेपी के झोली में डाल दी थी, लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि उस तरह की लहर नहीं है, यकीनी तौर पे उस तरह की लहर नहीं है। और उसके पीछे की वजह भी है, खासतौर से जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक थे, उनको लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी है। जैसा कि अमित जी ने कहा कि दक्षिणी सीट की अगर बात करें तो दक्षिणी सीट पर भी लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी की नीतियों को लेकर लोग खफा नहीं है, बल्कि जो वहां के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, उनको लेकर नाराजगी है। तो कुछ उसी तरह नाराजगी हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन अल्टीमेट जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं बनारस के, उनके साथ एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। नाराजगी जरूर है, लेकिन लोग एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जो आशा भरी निगाहें हैं उसको लेकर है। हालांकि अगर यहां पर बात करें तो इस वक्त मैं शहर उत्तरी के विधानसभा एक बूथ पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से वोट डालने के लिए सुबह से ही यहाँ पर चले आ रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं इसमें, और तमाम लोग हैं। क्या आप लोगों ने वोट कर लिया? जी हाँ, वोटिंग हो गई है हमारी। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार आप लोग के? भाई मुद्दे देखिए, विकास केवल हम लोग का है और भाजपा विकास करेगी, ये तय है जी, ये तय है, भाजपा विकास करेगी। लेकिन प्रत्याशियों को लेकर बहुत नाराजगी है, क्या लगता है आपको? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एकदम बहुत खुशहाल है, अब भोजन पानी मिल रहा है, राशन, कोई बनारस कितना बदला, क्या लगता किस है? घर में नहीं होता ये बताइए आप? नाराजगी किस घर में नहीं होती है? इसका ये मतलब नहीं है। विश्व स्तर पर इसका नाम हो गया, काशी कॉरिडोर जो कि विश्व विख्यात हो गया है, यहाँ विदेशों से लोग आ रहे हैं। ये देखिए लोग बाग कितने एक्साइटेड है, ये समझा जा सकता है कि वोट डालने आए हैं, जोश जज्बे से बिल्कुल लबरेज नजर आ रहे हैं। नैना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, काशी से ही। नैना से भी बात कर लेते हैं। नैना, आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह की तस्वीर है? सुबह बनारस तो हमने देखी है, लेकिन आज मतदान का दिन है। जी बिल्कुल, आज मतदान का दिन है और ये कहा जाए कि अंतिम परीक्षा का दिन है। हिमांशु, सुबह बनारस बहुत प्रसिद्ध है और अब बढ़ते दिन के साथ में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वाराणसी कैंट का एरिया है और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सौरभ श्रीवास्तव भी मतदान करके बाहर निकल चुके हैं। उधर की तरफ वो आगे जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी हम उनसे बात करें। लेकिन आपको ये बताएं, अगर हम इस पूरे कैंट
सीट की बात करें तो ये यहाँ पर बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा है। जनसंघ के वक्त से 1991 से यहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव क्या परिवार, पहले उनके पिता फिर उनके बाद में उनकी माताजी यहाँ से चुनाव लड़ती रही और 2017 में सौरभ श्रीवास्तव चुनावी मैदान में थे जहां पर उन्हें जीत हासिल हुई। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, मतदान करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कहा जाए बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। लेकिन जैसा मेरे साथी आशुतोष और अमित बता रहे थे कि इस बार 2017 के मुकाबले परिस्थिति थोड़ी अलग है। प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से मोदी फैक्टर चलाने की कोशिश बीजेपी की पूरी है और माना जा रहा है कि इसी जादू का एक बार फिर प्रभाव शायद पड़े। बीजेपी ये इस उम्मीद के साथ में है, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत या जमीनी मुद्दों के साथ में लोग किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसे विजेता बनाते हैं ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लोगों की कतार अब लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। अगर हम इस इलाके की बात करें जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये वाराणसी की कैंट सीट का माना जा रहा है। हालांकि वाराणसी की अमूमन सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें सपा और बीजेपी की टक्कर मानी गई थी। लेकिन इस बार ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा हिमांशु कि इस बार बिल्कुल सुबह हम आपके पीछे देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और कुछ मतदान केंद्रों को तो काफी सजाया भी गया है, जैसे अभी आशुतोष दिखा रहे थे, अमित दिखा रहे थे। अब जरा एक बार रविकांत का भी रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, आप बताइए कि गाजीपुर में इस वक्त कैसी तस्वीरें दिख रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए हिमांशु, गाजीपुर जो है वाराणसी से लगा हुआ है और यहाँ पर चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ पर मतदाताओं के सामने रखी है। यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं और जिन्होंने मतदान किया है उनसे भी हम आपसे बातचीत कराएंगे। और ये जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी उतना आसान नहीं रहा। पिछली बार जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन था, वो मंत्री थे योगी कैबिनेट में, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले किनारा कर लिया। जिस सीट पे मैं खड़ा हूं वहां से भी संगीता बलवंत जो है वो योगी कैबिनेट में मंत्री है। लेकिन इस बार भी गाजीपुर उतना आसान नहीं रहने वाला है। जो मतदाता मतदान करके आए उनसे बातचीत करते हैं। गाजीपुर की जनता क्या सोचती है, इस बार क्या माहौल दिख रहा है गाजीपुर में इस पर्टिकुलर विधानसभा सीट पर? यहाँ पे तो योगी जी आ रहे हैं। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी पिछले 5 साल में बहुत अच्छी हुई है और सब लोग उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। तो यानी गाजीपुर में जो माफिया थे, दबंग थे, उनका जो दबदबा था, लॉ एंड ऑर्डर जो है दम तोड़ देता था, वो 5 साल में आप लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहा? बहुत कामयाब रहा और बहुत अच्छा रहा। तो आपको लगता है कि संगीता बलवंत जो कि मंत्री हैं, विधायक भी हैं, कोविड के दौरान तमाम जो दिक्कतें आई आप लोगों के बीच में रहीं, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप लोग? जी संतुष्ट हैं, पर देखिए जो सरकार का वोटर है वो सीधे टॉप लेवल देख रहा है, सीधे योगी और मोदी देख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है गवर्नेंस वहाँ से आ रहा है, कमांड वहाँ से आ रहा है, कंट्रोल वहाँ से किया जा रहा है, तो लोगों का फोकस टॉप लेवल पे है। यानी आप ये मान रहे हैं कि कैंडिडेट जो ये है उसका चेहरा मायने नहीं रखता, आपको जो लीडरशिप है वो मायने रखती है? जी बिल्कुल मायने रखती है। क्योंकि लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का ये गृह जनपद भी है, पहली बार एक बार चुनाव भी लड़े 1991 में, लेकिन इस बार भी उनका परिवार मैदान में, तो कोई असर है या वाकई लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करके योगी सरकार ने इन लोगों को धाराशायी किया है? नहीं, योगी सरकार ने बिल्कुल किया है और इस समय चुनाव के दौरान जो जिस फैमिली की आप बात कर रहे हैं उनके कहे हुए स्टेटमेंट से भी बहुत असर पड़ा है। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि वो क्या करना चाह रहे थे और योगी सरकार ने क्या किया है। तो ऑब्वियसली लोगों का रुझान एक है कि उनको अच्छा और ईमानदार सरकार चाहिए। हिमांशु, यहाँ की अगर सीट की थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। पिछली बार की बात करें 2007 में तो 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें उसके गठबंधन के सहयोगी ने जीती थी। संगीता बलवंत यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सुबह से देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, मतदाताओं में उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा। लेकिन गाजीपुर की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि यहाँ पर वोट जो है जातिगत पड़ते हैं, यानी कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। एक चीज बड़ा देख के बहुत अच्छा लग रहा है का चयन किया जाता है। रविकांत, एक चीज देख के बड़ी अच्छी लग रही है कि जितने भी मतदान केंद्र देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और सुबह सुबह ही लंबी कतारें दिख भी रही हैं। और जैसा कि अमित और आशुतोष ने जैसे बताया, वही आपके यहाँ भी कहा जा रहा है कि ठीक है क्षेत्रीय विधायक, लेकिन टॉप लेवल को हम टॉप लोगों को देख रहे हैं।
खैर हमारे साथ में कुंदन भी जुड़े हुए हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण सीट से हैं, काफी बयानबाजी भी उस सीट पर देखने को मिली। आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। कुंदन, आप बताइए कि आजमगढ़ के मतदान केंद्रों का क्या हाल है? हिमांशु, थोड़ा देर आए लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि आप जिन दो जिलों की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, आप गाजीपुर की बात कर रहे हैं, तो आजमगढ़ की बात करना बेहद जरूरी है। आजमगढ़ की बात करना इसलिए जरूरी है कि 2014 की बात करें, 17 की बात करें या फिर 19 की बात करें, बीजेपी के जो अश्वमेघ का जो बेग था वो यहीं रुका था। इसके आंकड़े अपने आप में गवाही देते हैं। अगर हम 10 सीटों की बात करें आजमगढ़ जिले की, जिसमें मौजूदा समय में 5 और जो रमाकांत यादव के बेटे जो कि बीजेपी के टिकट से लड़े थे और फिर सपा में शामिल हो गए, तो यानी 6 सीटें सपा के पास है, 4 सीटें बीएसपी के पास है। तो कितनी बड़ी चुनौती दे रहा है इस पूरे रथ को या इस पूरे वेग को। जहां तक इस शहर के सवाल का है, जिस हम सीट पे खड़े, आजमगढ़ सदर का सीट है, जहां से जो सपा के प्रत्याशी हैं दुर्गा शंकर यादव, वो 8 बार के विधायक हैं और मौजूदा इस वक्त यहां से अखिलेश यादव जो कि इस पूरे चुनाव में योगी के खिलाफ में सपा के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं, वो यहां से सांसद है। तो आप समझिए कि आजमगढ़ की सीट कितनी महत्वपूर्ण है। जहां तक तस्वीरों में देखें आप, सीधे सुबह का वक्त है और लोग लगातार वोट देने की शुरुआत कर चुके। कुछ लोग वोट देके निकल भी रहे। आप अपना मतदान करके निकल रहे हैं? अच्छा, मतदान करके निकाले। कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं जिनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा दो। जब हम सुबह आने से पहले यहाँ आंकड़ों पे नजर डाल रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 19 लाख के करीब पुरुष मतदाता है और 17 लाख के करीब महिला मतदाता है, यानी 2 लाख का गैप। हालांकि 50-50 कहा जाता है, आधी आबादी महिलाओं की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोटरों की संख्या काफी कम है। हालांकि इस थोड़े से वक्त में हम इसका जायजा नहीं ले सकते, लेकिन अगली बार जब आप हमारी बातचीत होगी तो हम बताएंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या, वोटरों की संख्या काफी कम है, जो कि होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो निकल के आ रहे हैं, एक महिला निकल के आ रही है, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप वोट करके आए हैं। ताई 1 मिनट आप इधर आ जाइए, आइए आगे आइए, आगे आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए। वोट दे के आ गई हैं? अच्छा, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट करती हैं, लेकिन आप भी आ जाओ। लेकिन दिमाग में क्या रहता है जब वोट देने जाते हैं आप लोग? क्या कुछ रहता होगा ना कि ये पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी को देंगे? कमल मोदी। अरे हम मोदी ना कहते हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ दिमाग में इश्यूज, मुद्दे रहते होंगे नहीं कि जो सरकार काम करती है वो नहीं करते, हम उनको वोट करते हैं। हाँ, कमल को दिए। चलिए, महिलाएं हैं और हम समझ सकते हैं। हालांकि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये पता ना चल जाए, वो गोपनीयता बनी रहे। गोपनीयता 10 तारीख को हटे, लेकिन उत्साह हमें कह जाते हैं कि किसको दिया है। एक बार फिर से नैना का रुख कर लेते हैं। नैना मौजूद है वाराणसी से हमारे साथ में। नैना, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? और हम देख रहे हैं कि कतार वहां बढ़ती जा रही है। जी जी बिल्कुल, और जैसा अभी मैं कुछ देर पहले भी बात कर रही थी, फिलहाल मेरे साथ में ज्योत्सना श्रीवास्तव जी हैं, जो कि वाराणसी कैंट से पूर्व विधायक हैं और इस बार इनके बेटे जो 2017 में चुने गए थे, सौरभ श्रीवास्तव जी, वो भी हैं मतदान करने के लिए। आपने वोट कर दिया माता जी? वोट दे दिया? करके आ रहे हैं, ये देखिए। बेटे के लिए वोट किया? और किसके लिए करेंगे? और कौन है? इस बार कितने आश्वस्त थे सौरभ जी? पूर्ण रूप से। पिछली बार से ज्यादा जीत होगी या कितने वोट? निश्चित ज्यादा होगी। आप ज्योत्सना जी, आप तो यहाँ पे लंबे समय तक विधायक रही है, यहाँ की आप स्थिति को समझती हैं। आपको लग रहा है पिछली बार के चुनाव में और इस बार में अंतर है? कुछ अंतर है। कैसा अंतर मानती है? वातावरण में अंतर है। मोदी जी का काम, योगी जी का काम, इन दोनों का साथ क्षेत्र का विकास किया है और आगे करेगा। तो विकास के ये मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर ये इस बार चुनाव प्रभाव डालेगा, आपको लगता है? बिल्कुल डाला है। मोदी जी ने की प्रेरणा से जिस तरह से योगी जी ने काम किया और जिस तरह से विधायकों को सहयोग मिला और अपने अपने क्षेत्र का विकास किया, उसका प्रभाव जनता पर है और रहेगा। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी। तो ज्योत्सना श्रीवास्तव, जो कि दरअसल हिमांशु, हम जैसा
बात कर रहे थे वाराणसी कैंट इस सीट की, तो यहाँ पर बीजेपी का और सौरभ श्रीवास्तव के पूरे परिवार का एक तरह से दबदबा रहा है। पहले उनके पिताजी जब जनसंघ हुआ करता था तब से 1991 से वो यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद में यहाँ की कमान यहाँ पे विधायक के तौर पे ज्योत्सना श्रीवास्तव ने संभाली और 2017 से चुनावी मैदान में उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव है जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में, और जो वो पहले बाहर थे अब यहाँ पर अंदर प्रत्याशियों के वो अपने यहाँ पर है मतदाताओं के साथ में। फिलहाल अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अब लंबी कतार लगना शुरू हो चुकी है बढ़ते दिन के साथ में। हालांकि अभी जैसे ही 7 बजे हैं, अभी सिर्फ 18 मिनट हुए हैं वोटिंग शुरू हुए, लेकिन वोटिंग शुरू होते से ही अब यहाँ पर ये कहा जाए कि लोग यहाँ के बड़े जागरूक हैं और आना शुरू कर चुके हैं। चूंकि लंबी कतार एकदम पोलिंग बूथ के बाहर है, एकदम उस काउंटर के बाहर है, तो वहां पर जाकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन बाहर की तरफ अगर जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अब लोगों की कतार लगनी शुरू हो रही है। और चूंकि कोविड का वक्त है इसीलिए इस व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो भी यहाँ पर मतदाता आते हैं उनको चाहे वो मास्क की व्यवस्था हो या सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हो, और ये बेहद जरूरी भी है। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं जो आ रही हैं और ये कहा जा सकता है कि हर प्रोटोकॉल का पालन यहाँ किया जा रहा है। एक बार फिर से अमित कुमार का रुख कर लेते हैं, वाराणसी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, बहुत डिटेल जानकारी आप लोग दे रहे थे और बाकी जगह हमने जब बात की वोटर से तो उन्होंने भी कहा कि हम तो टॉप लेवल को देख रहे हैं, स्थानीय लोगों को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर हो सकती है। उसके पीछे की वजह क्या है वो आप बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी वोट शुरू हुआ। भीड़ जो थी थोड़ी देर पहले लाइन दिख रही थी, सब बूथ पे 4 बूथ यहाँ पर है। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शुरुआत इन लोगों ने वोट से ही किया और वोट देकर अभी निकले हैं। जब वोट दे रहे थे तो उम्मीदवार का चेहरा था या फिर पार्टी थी? हाँ, पार्टी थी। अच्छा, उम्मीदवार का चेहरा नहीं था। उम्मीदवार से उनको कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उम्मीदवार से देखिए इनको कोई मतलब नहीं है। इनको कोई उम्मीदवार से मतलब नहीं। हाँ, हमारा केवल पार्टी से मतलब था। अच्छा। और हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है भाई कि आप उम्मीदवार कोई देख ही नहीं रहा है, पार्टी देख रहा है, उसकी वजह क्या है? उसका कारण ये है कि आज जो अब वो कहेंगे थोड़ा कम्युनल हो जाएगा, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के बारे में सोचना होगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा सही बात है, कम्युनल वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए, और ये जो पूरा अगर बनारस को देखें तो पूरे बनारस में यही सबसे बड़ा चेहरा जो है प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई नाराज़गी किसी में नहीं है। लेकिन विधायक जो है, जो 8 विधायक है उसमें से 2 जगह अगर कैंट की बात करिए और फिर जो दक्षिण की बात करिए, दोनों जगहों पे जो विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव और नीलकंठ तिवारी, इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है लोगों में। कहते हैं कि वो लोग समय पर साथ नहीं आते हैं और ये इसीलिए ये दोनों जो जगह है, ये दोनों विधानसभा है, उसका मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा अंदर जो बूथ है, ये मॉडल बूथ है देखिए, और मॉडल बूथ में तमाम चीज़ें यहाँ पर। चलिए, अच्छा धनंजय सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं क्या कह रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जाति व्यवस्था चलिए दोबारा सुनवाएंगे धनंजय सिंह की तरफ से क्या कहा गया है। लेकिन ये देखिए अलग अलग जगह पर दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत अच्छे, ये स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए एक दादा उंगली पर वो चिन्ह दिखा रहे हैं जो बता रहा है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। वो निशान देखा जा सकता है। एक बार फिर से रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत गाजीपुर में हमारे साथ में है और बीजेपी को बहुत चुनौती गाजीपुर में मिलती नजर आ रही है। रविकांत, जज्बा, लोगों का जोश वहां पर बढ़ रहा है, लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं कि जो स्लोगन दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल हिमांशु, इस वक्त मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर की जनता दिल खोल कर मतदान कर रही है और उनके मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वोट करने का, क्योंकि ये फ़ोन लेकर आ गए, फ़ोन बाहर रखना होता है। मैम ये बताइए कि गाजीपुर में आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा आप वोट करने जा रही हैं? बस सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो वही है, सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की हर जगह, गाजीपुर में नहीं हर जगह। तो पिछले 5 साल में आपको लगता है कि आप लोग सेफ फील कर रहे हो, कुछ बदलाव आया? नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब हम लोग रात में भी, शाम हो जाती है, एज अ हाउस वाइफ कम से कम 7-8 बजे तक के अपना काम समेट के घर आ सकते हैं। किसी भी प्रकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाबा, आपने वोट डाला? जी साहब। क्या माहौल है, किसको वोट डाला मैं नहीं पूछूंगा, किन मुद्दों पे डाला ये बता दो।
हमने वोट डाला है सरकार की उपलब्धियां देख करके, और उन उपलब्धियों के साथ मैं अपने को प्रसन्न मुद्राचित में। अच्छा, सरकार का कामकाज ठीक है? हाँ, सरकार का कामकाज मुझे संतुष्ट हूँ और चाहता हूँ कि हमको। अच्छा, चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने वोट डाला या डालें? अभी नहीं डाला। तो गाजीपुर अगर सदर की बात करें तो संगीता बलवंत और जो समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, किस में मुकाबला देख रहे हैं आप लोग? मेन भाजपा से लड़ाई है। संगीता बलवंत जी अभी यहाँ लीड कर रही हैं। नहीं, अभी तो मतदान प्रारंभ हुआ है। कामकाज ठीक था, मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ पर काम उनका बहुत बढ़िया था। आप बताओ भैया, आपको क्या लगता है? हमको तो सपा चाह रहा है। सपा यहाँ से निकल रहा है। हाँ, कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर अभी बता दिया, मुश्किल से 20-25 मिनट हुए, लेकिन ये अभी बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये लीड कर रहे हैं, ये लीड नहीं कर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष, आप भी जरा बताइए कि वहां पर भी जो युवा मतदाता हैं या फिर ओवरऑल जो मतदाता वहां पर आ रहे हैं, उनमें भी इतना ही उत्साह दिख रहा है जैसा गाजीपुर में है? बिल्कुल, बनारस की भी अगर बात करें तो सुबह के लगभग 7:30 बजने वाले हैं और अब लगभग हर बूथ पर जो मतदाता है उनकी भारी संख्या में जो भारी संख्या है वो दिख रही है। लगातार जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान जो बात कही जा रही है उस पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। अगर देखिए, बनारस की अगर बात करें तो बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि खासतौर से जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जो 3 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ की, शहर दक्षिणी, उत्तरी और कैंट, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का उम्मीदवार अगर यहाँ से पर्चा दाखिल करके और दिल्ली भी बैठ जाए तो भी वो जीत जाता है। इसके पीछे की वजह भी है। चाहे शहर दक्षिणी की बात करें तो शहर दक्षिणी 1989 से लेकर अब तक बीजेपी के कब्जे में रही है। अगर कैंट की बात करें तो कैंट में भी कमोबेश यही स्थिति है। 91 के बाद से ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। शहर उत्तरी की भी बात करें तो यहाँ पर भी लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। तो यकीनी तौर पे बीजेपी का यहाँ पर कड़ा इम्तहान है। हालांकि इस बार पिछले बार की तरह लहर जरूर नहीं है, लेकिन मुकाबला इस बार कांटे का है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो चाहे रोहनिया हो, चाहे सेवापुरी हो, या पिंडरा हो, या फिर अजगरा हो, या शिवपुर हो, यहाँ भी इस बार कांटा जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का है। खासतौर से शिवपुर जो विधानसभा की बात करें तो वहां पर अनिल राजभर की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। यहाँ पर सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे अरुण राजभर हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो कहा यह जा रहा है कि इनकी भी प्रतिष्ठा, ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिष्ठा वहां पे दांव पर है और वहां पर बेहद कांटे का मुकाबला है। इसी तरह अगर पिंडरा सीट की बात करें तो वहां पर अजय राय, जो कि कांग्रेस के कद्दावर चेहरे के तौर पर उनकी पहचान होती है, पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 और 2019 में टक्कर दी थी। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हालांकि वो 5 बार से पिंडरा से विधायक है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि 5 बार में से 4 बार वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे वो विधायक रहे। इसके अलावा 1 बार वो कांग्रेस के तौर पे, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो 2017 में अजय राय तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार वो नहीं जीतते हैं तो उनकी निश्चित तौर पे जो उनके करियर है, पॉलिटिकल करियर है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत से सियासी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आपने बहुत अच्छी बात यहां पर कही आशुतोष। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम यहां पर बता दें। यूपी में 7वें चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए आखिरी चरण के मतदान में जोश खरोश से भाग लें, ऐसा आम लोगों से अपील की और ये कहा है कि वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है। उनके संसदीय क्षेत्र में आज मतदान है और ऐसे में उन्होंने ओवरऑल ये कहा है। देखिए, वो ट्वीट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और साकेत हमारे साथ में बने हुए। साकेत, लगता है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का असर जरूर होगा कि रिकॉर्ड बनाए मतदान को। और अब तो लगता है कि अब जहां जो फेमस है काशी कचौड़ी, चाय, जलेबी के लिए, तो वहां पर भी लोग बाग कहेंगे कि जाइए पहले मतदान करके आइए, उसके बाद नाश्ता कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीर हम सबसे पहले दिखा दें कि जो प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि जोर शोर से जो वोटिंग है उसमें लोग भाग लें, और वो तस्वीर दिख भी रही है बूथों पर। आप देखिए सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त लंबी कतारें बूथों पर दिख रही है, और सबसे कह सकते हैं उत्साह देने वाली बात यह है कि युवा इस जो ये कतार है उसमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। अमूमन माना जाता है कि सुबह का जो वक्त होता है तो महिलाएं या बुजुर्ग बूथों पर पहुंचते हैं और वोट करते हैं, लेकिन जब युवा इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक कह सकते हैं खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। उत्तरी जो विधानसभा सीट है वाराणसी की, वहाँ पर हम मौजूद हैं और रविंद्र जायसवाल यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी साख दाव पर यहाँ पर लगी हुई है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ लाइन में जो खड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बड़ी बात तो है कि टाइम कितना हो रहा है और यहाँ का अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है जी। यहाँ तो हम लोग कब तक खड़े रहे? लोग यहाँ 7 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ, इस समय कम से कम 7:45 हो रहा होगा, अभी तक यहाँ पर वोटिंग चालू नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये निश्चित तौर पर ये एक सवाल है, क्योंकि अभी तक जैसा कि लोग यहाँ पर कह भी रहे हैं कि कई यहाँ पर काफ़ी देर से वो खड़े हैं, लेकिन अभी तक वोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुई है इस बूथ पर, जबकि लगभग आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इन बूथों पर पहुँच रहे हैं और बावजूद इसके अगर वोटिंग शुरू नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकता है। हम एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हम एक बार लोगों से यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आखिर दिक्कत क्या है। यहाँ पर अभी तक शुरू नहीं हुआ वोटिंग? ठीक हुआ, वोटिंग शुरू नहीं हुआ। मैम क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे? पेपर सील इनका पूछ रहे हैं। ग्रीन पेपर सील मार्क पूरा हो गया, मार्क कंप्लीट हो गया नहीं, अब सील कर रहे हैं उसको। फिर भी आधे घंटे से ऊपर का वक्त। हाँ, इनका मशीन थोड़ा सुबह पे काम नहीं की, अभी हम जब आए तो ठीक किए हैं, मार्क कंप्लीट हो गया, अब उसका रिजल्ट बन रहा है, उसके बाद सील करेंगे, सील के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे का समय फिर बढ़ाना होगा आपको वोटिंग के लिए। हाँ ठीक है, मशीन थोड़ी गड़बड़ हुई, गड़बड़ नहीं थी, थोड़ा ढीला का प्रॉब्लम थी और सही हो गई, अब मार्क भी कंप्लीट हो गया, अब चालू हो जाएगा। देखिए ये बूथ है, यहाँ पर बीजेपी के रविंद्र जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। लंबी कतार है महिलाओं की भी यहाँ पर, और पुरुष वोटर भी आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। बावजूद इसके अभी आधे घंटे से ऊपर का वक्त गुजरा है, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी खराबी आई थी ईवीएम में, इस वजह से अभी तक वोटिंग यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो यहाँ पीठासीन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि दुरुस्त कर लिया गया है ईवीएम को और जल्द यहाँ पर वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक सबसे अहम बात है कि बड़ी संख्या में लोग जब घर से निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो ऐसे में इस तरह की कोताही कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमांशु, बिल्कुल ये सावधानी यहाँ पर बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि आपने तैयारी ऐसी की है कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर अभी मशीन शुरू नहीं हुई है, ईवीएम में कोई दिक्कत आ गई, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर करनी थी। और यहां पर ये सोचना होगा, चुनाव आयोग को भी इस बारे में जरूर सोचना होगा कि मतदाताओं को बिल्कुल भी दिक्कत यहां पर नहीं हो। देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, हर एक अपडेट हर एक जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ न भारत आप तक पहुंचा रहा है। किस मतदान केंद्र पर क्या हाल है, कितनी लंबी कतार लगी हुई है, युवाओं में कितना जोश है, वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ में कुंदन भी जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। कुंदन जरा बताइए आपके पास इस वक्त क्या तस्वीरें दिख रही हैं? कहेंगे माफ कीजिएगा, लेकिन प्रमुख सदस्य और पूरा परिवार है, सो एक एक करके बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं से शुरू करते हैं। वोट देके आ गई? तो ये हमेशा से देके आती हैं पहली सुबह सुबह या क्या रहता? नहीं, हमेशा हम लोग आते हैं। सो मतलब वो कॉन्सेप्ट है क्या, पहले मतदान फिर जलपान? बिल्कुल, सुबह सुबह हम लोग 7 बजे हमेशा से वोट देते आ रहे हैं, हमेशा से। सो मतलब क्या मुद्दे रहते हैं जो घर के लोग बता देते हैं वो रहते हैं, या अपना खुद का दिमाग यूज करते हैं? हमारा खुद का रहता है, हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट ही देते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि जेंट्स अलग दिए, लेकिन हम अलग दिए हैं। होना भी चाहिए। हाँ। क्या मुद्दे रहते हैं दिमाग में, क्या इश्यूज रहता है, कैसे आप अपने कैंडिडेट्स का या अपने पार्टीज का कैसे चयन करते हैं? मतलब होता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, महिलाओं की इश्यूज को, हमारे तो ज़्यादातर ऐसे अपनी सुविधा के हिसाब से होता है, जैसे लाइट्स हैं, रोड्स अच्छी हों, हम लोग को तो बेसिक नीड्स जो होती है। घर का किचन का बजट ठीक रहे भी दिमाग में रहता नहीं रहता? नहीं, बजट से ज़्यादा ज़रूरी वो भी है कि मतलब सुरक्षा का भी वो है, हर चीज़ का इशू होता है, तो वो सब होना चाहिए।
तो हम लोग प्रोफेशनल्स के लिए क्या इशू रहता है? आप कामकाजी हैं, बिजनेस जो भी करते होंगे, क्या इश्यूज रहते हैं? आपने, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि आप किसी पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन दिमाग में जो इश्यूज रहते हैं वो क्या रहते होंगे? ये सबसे बड़ा तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, सभी लोग सुख शांति से रहें, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट को देखना ज़रूरी है ना। अगर डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट्स नहीं होगा तो स्टेट हम पीछे चलते जाएंगे। पूर्वांचल हमेशा से पिछड़ा रखा ही राजनीतिक दलों ने कि यहाँ से हम पूरे हिंदुस्तान को लेबर सप्लाई कर सकें। आज पूर्वांचल जग रहा है और जगने के साथ साथ अपने अहमियत को समझ रहा है, और इसके पीछे 24 घंटे बिजली का होना, अच्छी रोड्स का होना, सारी एम्यूनिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सरकारें लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर रही है, आप ये मान? 100%। कुछ और चीज़ें जो नहीं हुई है, होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशंस के तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जॉब्स को लेके कोई नहीं है, प्राइस राइज एक बड़ा इश्यूज है, जो भी डेवलपमेंट्स किए गए हैं वो पुराने गवर्नमेंट्स के चले वक्त के किए गए हैं, उनको केवल एक तरह से क्रेडिट लिया जा रहा। नहीं, पुरानी गवर्नमेंट से कुछ किया ही नहीं। ये तो हम लोग देख रहे हैं, जो चेंज आया है वो पिछले 5 साल से 7 साल से आ रहा है। लेकिन ये जो जितने चीजें आप कह रहे हैं आजमगढ़ में नजर नहीं आता, क्या कोई उसकी खास वजह है या क्या है? कि वाराणसी की जो सीटें हैं वहां पर पिछली बार जो लहर थी, इस बार वही लहर नजर आती है या फिर थोड़ा सा टक्कर मजबूत मानते? नहीं, लहर तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जीत है। अंतर कम हो वोटों का, लेकिन जीत है। लहर उतना नहीं है, और हर जगह अच्छे खराब लोग होते हैं। तो इस बार 2017 जैसी लहर आप नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, लहर नहीं है। तो फिर मुद्दे, महंगाई या किस मुद्दे के साथ में यहाँ पर चुनाव? जो विकास का कार्य हुआ है उसका कोई तुलना स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं है। आपको लगता है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ उसका भी प्रभाव पूर्वांचल में पड़ेगा सियासत? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा मैम। काशी कॉरिडोर का पड़ेगा, अयोध्या के मंदिर का पड़ेगा, आपके प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है उसका पड़ेगा। यही सब सारी चीजें देख करके हम लोग इस सरकार के प्रति बहुत ही प्रभावित। पूर्वांचल में क्या धर्म और इसका इस तरह के मंदिर और धर्म मुद्दा है? देखिए, 1989 से अब तक में एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे, और कभी भी सरकारें रिपीट नहीं करती थी पहले। और क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो सरकारें थी वो जो कहती थी उनकी कथनी करनी में अंतर होता था। आज की डेट में पहली बार ऐसा हुआ है, और मैं एक युवा होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि सरकार ने जो कहा, जो किया, वो दिख रहा है। सोशल मीडिया के इस जमाने में आप कितना भी रैंट कर लीजिए, लेकिन आप नैरेटिव क्रिएट करके और जो हुआ है उसको आप छुपा नहीं सकते। तो जो हुआ है वो दिख रहा है, और गांव-गांव तक। तो इस बार भी जो आप बोले इतिहास में हमेशा कभी ऐसा रिपीटेशन नहीं हुआ, इस बार इतिहास के बाद 89 के बाद से तो नहीं हुआ है, और डेफिनेटली बदलेगा। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कोई मानता है कि विकास का मुद्दा है चुनाव में, कोई कहता है महंगाई मुद्दा ही नहीं है, राष्ट्र हित की बात होती है। लेकिन इस बात को ये जरूर समझना होगा कि अभी तक जो नैरेटिव कहीं ना कहीं बनता नजर आया, इस बार वो क्या तस्वीर बदलेगी? मेरे साथ में मेरे तमाम साथी अलग अलग इलाकों से बने हुए हैं, क्योंकि 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान है, और ये अंतिम चरण का मतदान अंतिम निर्णायक होगा। रविकांत भी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं, अमित भी मेरे साथ में है, आशुतोष, साकेत भी अलग अलग इलाकों से मेरे साथ में जुड़े हैं। रविकांत, जरा आप इस यहाँ के ग्राउंड रियलिटी के साथ यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, वोट लोग जिन मुद्दों पर कर रहे हैं, जरा वो उनसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, वाराणसी से सटा हुआ जिला गाजीपुर है, और इस वजह से इस विधानसभा सीट पर महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहां से योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री संगीता बलवंत उम्मीदवार हैं। गाजीपुर सदर विधानसभा सीट है। जो मतदाता यहां पर मतदान करके आ रहे हैं उनसे हमने बातचीत की, और इस तरीके की बात निकल कर आई कि हमने सीने पर पत्थर रखकर वोट दे दिया। आप सोचिए कि उस कैंडिडेट की छवि कैसी रही होगी। एक यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने अपना मतदान किया है। आपकी बात वो मुझे बहुत टच की। आपने कहा कि सीने पर पत्थर रखकर वोट दिया। आखिर किस वजह से आप लोग नाराज थे, जो यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, मंत्री भी हैं? उन्होंने पहले तो कोई विकास का कार्य नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दी। तीसरी बात, उनके पति जो है वो दलाली का धंधा करते हैं, चाहे वो जमीन की दलाली हो या उनके निधियों की हो। अगर उनको टेलीफोन किया जाए अपनी किसी समस्या को लेकर तो मंत्री टेलीफोन नहीं उठाती, उनके पति उठाते हैं, और वो अनाप शनाप बकते हैं। जैसे मेरे साथ एक घटना घटी है, और आपको एक ज्वलंत घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे घर में एक शादी थी भतीजे की, 8 मार्च 2018। मैं इनको गया कार्ड देकर आया था,
ये इन्होंने कार्ड स्वीकार लेकिन ये व्यक्तिगत समस्या हो गई, लेकिन बावजूद इसके आपने कहा कि हमने राष्ट्रीय चेहरे को देखकर वोट दिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो इन उम्मीदवारों को बचा। मुझे योगी के भी छवि से कोई लेना देना नहीं है। योगी के भी कार्यों से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप किसको देखकर वोट करते हैं? मैंने केवल नरेंद्र मोदी को देख के वोट दिया है। या यहाँ के विकास पुरुष मनोज सिन्हा को देख के वोट दिया है। बस दो लोगों का चेहरा मुझे इम्पोर्टेंट बात है। दरअसल इस चुनाव में यही तस्वीर नजर आती है, लोग प्रत्याशी नहीं बल्कि बड़े चेहरे। ये जो चुनाव है खासतौर से 7वें चरण का पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मेरे साथी अमित भी मेरे साथ में है। अमित, 2017 की ये लोग मानते हैं 2017 जैसी लहर फिलहाल नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर है। अमित, जी हाँ, देखिए नैना, यहाँ पर भी वोट जो है धीरे धीरे शुरुआत जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं और ये आधी आबादी है, उनसे पूछना ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं। युवा है, पहले युवा से शुरू करेंगे। जब मतदान कर रहे हैं तो दिमाग में क्या होता है एक यूथ के दिमाग में? एक यूथ के दिमाग में यही होता है कि हम जिसे वोट कर रहे हैं तो वो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बाकी की चीज़ें हैं जो एक देश के लिए सबसे बेस्ट होनी चाहिए, उस पे काम करे। सो ये हमारा पहला दिमाग में आता है। सो इसलिए हमें वोट देना चाहिए, हमें एक ट्राई करना चाहिए, घर पे बैठ के मूवीज़, टीवी एंड ऑल नहीं देखना चाहिए, घूमने नहीं। बहुत बड़ी अपील है और यूथ ये कह रही है कि कम से कम सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपकी है वो देना चाहिए। तो इश्यूज क्या होता है? इश्यूज लाइक थिंग इज, हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ वुमेन यंग, मैं गर्ल बता रही हूँ, लाइक वुमेन सेफ्टी सबसे पहले है। सो हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे देखी है। मैं वैसे बनारस से हूँ, तो बनारस में मैंने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है। इतना देखने के बाद मेरा वोट उसी को जाएगा जिन्होंने सच में इस काम किया। आप बताइए, एक लेडीज जो आधी आबादी है वो क्या सोच के वोट दे रहा है? हम लोग यही सोच के कि हम लोग की सुरक्षा किसकी सरकार में है, और हम लोग बहुत सुरक्षित है इस समय, बहुत कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देश हित, राष्ट्र ही सोचना चाहिए, और हमारा देश इस समय बहुत सुरक्षित हाथों में। उम्मीदवार को देख के वोट करते हैं या पार्टी को देख के वोट करते हैं? हम लोग हमारे देश का मुखिया कौन है इसको देख के वोट करते हैं। जी, मैं सहमत हूँ। जी देखिए, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक औरत के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात सुरक्षा होती है, और ये सुरक्षा ही है। और अगर आप देखिए तो बनारस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर आप बीजेपी के पक्ष में देखें तो यहाँ पर चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, और उन्हीं के नाम पर लोग वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी बहुत सारी होती है। लेकिन मतदान आते आते जो कि प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो किए, रोड शो के बाद चीज़ें बदली, और वो हमेशा होता है। पिछली बार भी हुआ, 2014 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, और अब ये 22 में भी पार्टी को उम्मीद है कि क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का नरेंद्र मोदी है, तो उन्हीं के नाम पर लोग आएंगे और उन्हीं के नाम पर लोग वोट भी करेंगे। और इसी भरोसे जो नाराजगी है बीजेपी के जो विधायकों को, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो इसी भरोसे बीजेपी को लगता है कि इस पूरे पूर्वांचल में और बनारस में पार्टी फिर से एक बार अच्छा काम करेगी। बिल्कुल अमित, और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी कई बार अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर अपने जो बेसिक मुद्दे होते हैं ये उनको जरूर समझते हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट डालते हैं। अगर लेकिन हम परंपरागत वोटों की बात करें तो लगातार जो एक चेहरे पर या फिर परिवार पर या पार्टी पर लोग वोट डालते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो एक रियलिटी को समझते हैं और उसके अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ में मेरे तमाम साथी लगातार जुड़े रहे हैं। मिर्जापुर से मयंक मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मयंक सिंह। मऊ से नीलाशीष राय चौधरी मेरे साथ में है। कुंदन सिंह आजमगढ़ से मेरे साथ में है। वाराणसी से सब्यसाची रॉय भी मेरे साथ में है। मऊ का रुख कर लेते हैं। नीलाशीष, मऊ जो कि मुख्तार अंसारी का एक तरह से गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर नजर आती है। वहां पर वोटिंग की क्या तस्वीर नजर आ रही है, जरा दिखाइए।
नीलाशीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माइक ऑन कीजिए और जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। तब तक मैं अपने दर्शकों को जो तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है आपको बताते चले, सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स ऑफ भारत आपको चुनाव की एक एक तस्वीर दिखा रहा है। अब 7वां चरण है, 7वें चरण की जिन 9 जिलों में मतदान है, इसके बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर एक बार फिर से क्या योगी जी की सरकार बनती है या फिर अखिलेश जी आते हैं या फिर किस तरह से सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आता है। नीलाशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां पे लोगों से जानिए उनके मुद्दे क्या हैं इस बार। जी बिल्कुल, हम ये यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो जी, आप किस हिसाब से अपना मतदान देंगे? परिवार की बात करें, बड़े लीडरों की बात करें या मुद्दों की बात करें? यहाँ तो मुद्दों की ही बात होगी। क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट देंगे? विकास चाहिए। विकास चाहिए। बच्चों को रोजगार चाहिए। रोजगार और विकास के मुद्दे हैं जी, आपके? जी जी। सरकार ने कहा है कि विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता आपको? रोजगार तो नहीं मिला है, विकास हुआ है कह रहे हैं। तो देखिए अभी सड़कें भी जो है बाहर की जो है हाईवे सड़कें वही बनी है, अभी गांव गिराव में जाने वाली सभी सड़कें खराब हैं। आप किस हिसाब से अपना वोट देंगे? मैं विकास के नाम पे दूंगा सर। विकास के नाम पे? हुआ नहीं है कुछ। विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। देखिए, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर हम मऊ की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है। जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया था, उन्होंने गुंडा राज की बहुत बात करी थी। अब उस पे बात आती है फिर मुख्तार अंसारी की, कहीं ना कहीं उन पे भी हिंट गया था। और अब जो मऊ सदर की बात करें तो मुख्तार अंसारी इस बार पहली बार है कि 1996 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ेंगे और अशोक सिंह बीजेपी के उनको कड़ी चुनौती देंगे। ये भी देखना जरूरी है कि ये मुद्दा कितना अहम होता है, सुरक्षा का, गुंडागर्दी का, और किस तरह से या लोग फैमिली और लीडर पे वोट डालेंगे या जो यहाँ कहा जा रहा है विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, क्या उन बातों पे वोट डाला जाएगा? बिल्कुल नीलाशीष, और इस बार यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि लोग विकास के मुद्दे के साथ में चुनावी मैदान में, सभी राजनीतिक दल विकास की बात कहते हैं लेकिन लोगों में नाराजगी भी है और कई लोग समर्थक भी हैं। अब वो किधर की तरफ रुख करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहा है। मेरे साथी मिर्जापुर से मयंक सिंह भी मेरे साथ में है। मयंक, जल्दी से वहां की तस्वीरें दिखाए। जी, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ वोटिंग स्टार्ट हो चुका है मिर्जापुर सिटी में। अभी हम मिर्जापुर सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो अभी वोट दे करके आए। हम जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं। सर, आप अभी वोट दे करके आए हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे आपके लिए प्रमुख हैं? बिल्कुल। आंटी जी, आप बताइए आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे थे, क्या आपने दिमाग में रख के वोट किया? हम क्या बोला? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? सर, आपने क्या मुद्दा